आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी इलाके सियाचिन का दौरा किया। जनरल नरवणे सबसे पहले वॉर मेमोरियल गए और शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया, जहां पर जनरल नरवणे ने सियाचिन में मुश्किल हालात में तैनात जवानों से मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। दुनिया के सबसे ऊंचे और सर्द जंगी इलाके में आज जवानों का जोश हाई से भी ऊपर हो गया है। जब दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के आर्मी चीफ नरवणे सियाचिन पहुंचे। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा सियाचिन पहुंचे जनरल एमएम नरवणे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे। जहां उन्होंने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद आर्मी चीफ ने मुल्क के खिदमत में तैनात जवानों के साथ मुलाकात की। जवानों से मिलकर हिफाजती मसलों पर जानकारी ली और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। Right at the outset, I would like to convey my best wishes and greetings for a very happy new year to all ranks of the Fire and Fury Corps, and especially of the Siachen Brigade. It has always been my intention to come here immediately on taking over. Unfortunately, the weather was not very good in the first week of January, but I'm happy that I've been able to come here to the Siachen Brigade as my first visit as the Chief of Army Staff. इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि वे सियाचिन आकर बेहद खुश हैं। वे पहले ही यहां पर आना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पा रहे थे। आर्मी चीफ ने सियाचिन में तैनात जवानों की हौसला अफजाई भी की और कहा सियाचिन स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहम इलाका है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ हालात ऐसे होते हैं कि रह पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में हमारे जवान जान जोखिम में डालकर मुल्क की हिफाजत में डटे रहते हैं। फौज की जानिब से उन्हें और सहूलत मुहैया कराई जा रही है। As you all know that this is a very important, strategically important location at the very head of our defenses, and it is absolutely essential for us to remain ever vigilant and in control of these strategic heights, because they form the key to the rest of the defenses of Ladakh and the rest of J&K. We are aware that everyone operating here is in very tough conditions, inhospitable terrain and weather, and we are doing our best to make sure that whatever is required for the troops on the ground is made available to them, be it clothing or better rations or better facilities to make their life comfortable. बता दें कि नए आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दहशतगर्दी को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दो टूक लफ्जों में कहा था कि उसका ये पैंतरा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी को नहीं रोकता है तो हमारे पास एहतियातन दहशतगर्दाना अड्डों पर हमला करने का हक है। इसके बाद सियाचिन पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई से जनरल का पैगाम साफ है कि मुल्क की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हिंदुस्तान में अमेरिका समेत 16 मुल्कों के सफीर आज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने और खुसूसी रियासत का दर्जा वापस लेने के बाद अमेरिका के सफीर केनेथ आई जस्टर समेत 16 मुल्कों के सफीर मौजूदा हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे, जहां ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने सफीरों को सिक्योरिटी और हालात की जानकारी दी।
श्रीनगर पहुंचे 16 गैर मुल्की सफीरों का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान से भी मिला और जिनसे इसके दौरान इनमें गुलाम हसन मीर, अल्ताफ बुखारी, शुएब इकबाल लोन, हिलाल अहमद शाह, नूर मोहम्मद शेख, अब्दुल मजहर पद्दार, अब्दुल रहीम राथर और रफ़ी अहमद मीर शामिल हैं। अमेरिकन एम्बेसडर सहित 16 देशों के डिप्लोमेट आज जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय के दौरे पर पहुंचे। सुबह वो करीबन 11 बजे कश्मीर घाटी पहुंचे और सीधा वो जो यहाँ आर्मी मुख्यालय है वहाँ पर चले गए और वहाँ उन्होंने आर्मी के सभी ऑफिसर्स से बात की, उनसे जाना कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मिलिटेंसी और जो घुसपैठ है या फिर सीज़ फायर वायलेशन है उसके बारे में उनको बताया गया। कैसे पाकिस्तान जो है सीज़ फायर वायलेशन LOC पे करता है और उसकी आड़ में मिलिटेंट्स को यहाँ पर भेजने की कोशिश करता है। ये आर्मी ने सब बातें उनसे शेयर की और मिलिटेंसी रिलेटेड ग्राउंड सिचुएशन उनको बताई गई और उसके बाद वो सीधा एक निजी होटल में यहाँ चले गए। उन्होंने विभिन्न डेलीगेशन से बात की, सिविल सोसाइटी थी उसमें और साथ ही साथ अन्य लोग भी थे जो सिविलियंस यहाँ के थे जिन्होंने उनसे भेंट की। लेकिन सबसे मुख्य अंश जो उनकी बैठक का था वो ये था कि जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कहें तो बेहतर होगा, जो एक थर्ड फ्रंट उभरता दिख रहा है जिसमें अल्ताफ बुखारी जो पूर्व मंत्री रहे हैं या फिर गुलाम हसन मीर वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, रफ़ी मीर जो PDP के प्रवक्ता रहे हैं, इन लोगों का गठन जो एक ग्रुप है वो उन्होंने उससे बैठक की, उनसे पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डिस्कस हुआ। काफ़ी देर तक ये बैठक चली और उसके बाद ये पूरा डेलीगेशन जो है उस निजी होटल से निकलकर झील डल के किनारे डल गेट तक गए और फिर करीबन 4:30 बजे इन्होंने फिर यहाँ से फ़्लाइट ली और जम्मू के लिए रवाना हुए। कल ये जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर से भेंट करेंगे, इसके अलावा वहाँ भी डेलीगेशन से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन क्या है उसके बारे में ये सब रिपोर्ट यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर क्या स्थिति है, कश्मीर घाटी में क्या स्थिति है, जम्मू में क्या स्थिति है, इस सब के बारे में इन्हें यहाँ लोग बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी और ख़ुद भी ये जायज़ा लेंगे पूरे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की स्थिति इस वक्त है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो कश्मीर को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जो बताया जा रहा था कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर हालात सामान्य नहीं हैं, इसी के चलते भारत ने इस डेलीगेशन को यहाँ आने की अनुमति दी और एक किस्म का न्योता दिया और अब ये यहाँ से जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करेंगे। पहले भी हमने देखा अक्टूबर के महीने में यूरोपियन डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उन्होंने भी यहाँ ग्राउंड सिचुएशन को परखा था और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी है। कहीं ना कहीं ये कदम इसलिए उठाया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को लेकर एक मैसेज जाए। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो डेलीगेशन पहुंचा है और वो वहां पर जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वहां के हालात कैसे हैं, दुनिया की नज़रों से पता चलेगा कि कश्मीर में आखिर कैसे हालात है। इस मौजू के ऊपर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं राशिद अलवी, उनका क्या कहना है ये वो सुन लेते हैं। इस तरीके के टूर ऐसा लगता है स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है, गाइडेड बाय गवर्नमेंट है। इससे देश की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत में कमी आती है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इस तरीके से मैनिपुलेशन से अगर आप समझते हैं कि कश्मीर के मुद्दे में को आप दुनिया की नज़रों में ठीक कर लेंगे, कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं उसकी तस्वीर को बदल देंगे, ये संभव नहीं है। देश के जो विपक्षी नेता हैं उनका डेलीगेशन आप क्यों नहीं भेज रहे? आप तमाम राजनीतिक दलों से कहें कि अपने रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर भेजें, वो जो बयान देंगे दुनिया उस पर यकीन करेगी। आज भारत सरकार पे न देश के लोग यकीन करने वाले हैं न विदेश के लोग यकीन करने वाले हैं। खुशी की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर प्रगति की धारा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी तक जिस तरह से प्रगति की धारा को वहाँ पे करप्शन के कीड़े ने पूरी तरह से उसको रौंद रखा था, पूरी तरह से उसको नुकसान पहुँचा रखा था,
उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को निजात मिली है, राहत मिली है और एक साफ़ सुथरा माहौल, एक करप्शन फ्री माहौल जम्मू कश्मीर लेह करगिल में साफ दिखाई पड़ रहा है। जो सियासतदान दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों के सरोकार को, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को अपने निजी स्वार्थों और निजी हितों की बलि चढ़ा रहे थे, वो पूरी तरह से अलग थलग पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बदल रहे सियासी हालात के मद्देनजर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अब आर्टिकल 370 को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। उसके लिए अब यह कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है तो यूटी जम्मू कश्मीर में मकामी लोगों के जमीन पर मालिकाना हक, स्टेट लेवल नौकरियां, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा और 3 साबिक सीएम समेत हिरासत में रखे गए मेन स्ट्रीम के सभी सियासी लोगों की रिहाई। अपने इस एजेंडे और मांगों को पूरा कराने के लिए वो टकराव भी नहीं चाहता है। लिहाजा इस बात को मानते हैं कि जमहूरी तरीके से ही मरकजी हुकूमत ने से ये सब हासिल करना होगा। पीडीपी के रवैये में इस बदलाव की तस्दीक पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग ने खुद की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा आईनी और सियासी इंतजाम के लिए पार्टी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और अलहदगी पसंदों को जिम्मेदार ठहराते हुए आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग भड़काऊ बयानबाजी न करते तो आज जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में तकसीम न हुआ होता और मुकम्मल रियासत का दर्जा बरकरार रहता। उन्होंने अलहदगी पसंदों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि कश्मीर मसला तभी हल होगा जब पाकिस्तान यहां बंदूकबाजों को भेजना बंद करेगा। मुजफ्फर बेग ने बल्दिया इंतखाबात के बायकॉट के फैसले को गलत करार दिया और उन्होंने सियासी लीडरान को रिहा किए जाने की बात करते हुए कहा कि अगर कोई लीडर बदआमनी फैलाता है तो उसे फिर से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ ये पैगाम लेकर निकला हूं कि जेल में जो बंद हैं उनको आप छोड़ें। वो हिंदुस्तान के आईन का हलफ लिया है, सबको छोड़ें। ये नहीं कि 2 को एक दिन छोड़ते हैं तो गाड़ी दे देते हैं, 2 को दूसरे दिन छोड़ते हैं तो गाड़ी दे देते हैं। अमन कश्मीर में आपने कायम रखा है। भगवान करे, अल्लाह करे ये कायम रहे, ये अमन कायम रहे। लेकिन अगर ये लोग किसी को आप छोड़ते हैं और वो गड़बड़ करते हैं तो आप उसको दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो 3 रहे हैं। फारूक साहब तो वो हैं जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और इतनी हिम्मत से लगाए, लेकिन गलती क्या हो गई, वापस में वो आए और हमारे पीडीपी ने मुझसे पूछे बगैर इन्होंने पंचायत के इलेक्शन का भी बायकॉट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडी ने भी बायकॉट किया। वही गलती थी। आप मोदी जी को या होम मिनिस्टर साहब को या एनएसए को रोक दाब करके या उनको डरा धमका के कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। तहजीब के साथ, डरबी के साथ हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारी जो शिकायतें होंगी या हमारे दुख दर्द होंगे ये उनके सामने रख रहे हैं। वो भी तो इंसान है। एक बार तो हिस्ट्री में उनको भी जवाब देना होगा। पर्सनली अवेयर एंड यू हैव टू बिलीव मी, इफ आई एवर न्यू that PDP was encouraging, if I ever knew that PDP was encouraging militants, I would have left PDP. I drafted the constitution of PDP that says we are part of India. I have drafted that constitution. I drafted the basic resolution on which PDP was made. I worked on the historical fact that Jammu Kashmir has become part of India and it can never be taken away. शोपियां के दौरे पर पहुंचे एलजे के मुशीर फारूक खान ने सियासी कैदियों की रिहाई पर बड़ा बयान दिया है। फारूक खान ने कहा है कि सियासी कैदियों की रिहाई पर गौर किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये वादा करना होगा कि उनकी वजह से वादी के अमन चैन में खलल पैदा न हो। उन्होंने कहा कि किसी को भी जिंदगी भर के लिए कैद नहीं किया गया है और हालात के मुताबिक उनकी रिहाई होगी, लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ने की कोशिश की तो फिर से उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इंटरनेट खदमात बहाल किए जाने को लेकर फारूक खान ने कहा है कि इस पर भी गौर किया जा रहा है और हालात के मुताबिक जल्द ही इंटरनेट खदमात बहाल कर दिए जाएंगे। तो उनके आपने देखा होगा उनका रिव्यू कांस्टेंट चलता है और रिव्यू के बाद लोग छोड़े भी जा रहे हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है और जो नज़रबंद हुए हैं वो
उम्र कैद में नहीं गए हुए, वो अपने अपने वक्त से जो उनका रिव्यू होता चलेगा, जिस जिसको मुनासिब समझा जाएगा वो बाहर आता चलेगा। हिंदुस्तानी हुकूमत ने मलेशिया के रिफाइंड पाम ऑयल और पामोलिन के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। यह कदम मलेशिया की जानिब से कश्मीर मामले में हिंदुस्तान की मुखालफत और पाकिस्तान की हिमायत करने के बाद उठाया गया है। हुकूमत ने बुध को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि मलेशिया से रिफाइंड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को फ्री से हटाकर रेस्ट्रिक्टेड क्लास में रखा गया है। इस बदलाव को हिंदुस्तान की जानिब से मलेशिया को एक सख्त पैगाम देने के तौर पर देखा जा रहा है। अब हिंदुस्तान इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदेगा। चलिए बढ़ते आगे। नौशेरा में 10वें दिन भी दहशतगर्दों की तलाश जारी है, जहां पर आपको यह बता दें कि नौशेरा में दब्बड़ पोठा और खैरी गांव में 31 दिसंबर को पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की, जिसके बाद फौज ने उन्हें घेर लिया और तसादुम के दौरान फौज के 2 जवान भी शहीद हो गए, जिसके बाद दहशतगर्द चकमा देकर फरार हो गए और जंगलों में पनाह ली। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार दहशतगर्दों की तलाश कर रही है। उधर किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के 5 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 दिगर OGW की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुसलसल छापेमारी कर रही है। कल शाम को 3 दिगर OGW को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल किश्तवाड़ पुलिस ने शनिचर को हिजबुल के 2 मददगारों को भी अरेस्ट किया था। बता दें कि किश्तवाड़ पुलिस ने दहशतगर्दी पर नकेल कसने के लिए 10 OGW के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 5 को पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए लोगों में हाजिर मोहम्मद शेख, बशीर अहमद शेख, जहूर अहमद, बशीर अहमद और वली मोहम्मद के नाम शामिल हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। वादी में जारी बर्फबारी के सबब लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और सितम यह है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उर्बो जवार में दर्जाए हरारत 0 से भी काफी नीचे पहुंच गया है और बर्फबारी और बारिश की वजह से रास्ते भी बंद हो गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त दोबारा बहाल हो गया है। पुंछ जिले में बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर है, लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। जिले के बालाई इलाकों शाहपुर, कस्बा, कीरनी, बांडी चेचिया, लोरन, सिब, बटलकोट, मारकोट, चिखड़ीबन, सावजियां, उड़ीपुरा, गगड़िया वगैरह में बर्फबारी से पूर्व जवार के इलाके में दर्जा हरारत 0 से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मुतासिरा इलाकों में लोगों ने राशन मुहैया कराने की मांग की है, जबकि ज्यादातर सड़कें बंद हो गई हैं और मकामी बाशिंदे अपनी जरूरियात के लिए बर्फबारी के बीच पैदल ही सफर कर रहे हैं। इस वक्त बर्फबारी 4 दिन से हो रही है लगातार, लिहाजा हमें केरोसिन डिपो से जो मिल रहा था वो 2 महीने से नहीं मिल रहा है। 1 लीटर दे रहे थे, वो भी नहीं मिल रहा था। लेकिन आज डीसी साहब से ये गुजारिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 5 लीटर केरोसिन हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मसला है, पढ़ाई का मसला है, छुट्टियां हैं और घरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लाइट नहीं है। पर राशन कार्ड के ऊपर जो है 3 या 4 किलो आटा या 4 किलो मतलब चावल मिलता है। खंड जो है 700 ग्राम फी राशन कार्ड पे मिलती है, वो तो ना के बराबर है। कैरोसिन की बात अगर की जाए तो देखिए लाइट का निज़ाम जो है धर्म भरम है। 1 लीटर कैरोसिन, वैसे हम ये सुन रहे हैं कि 1 लीटर कैरोसिन मिलता है, लेकिन यहाँ दिया तो किसी ने नहीं। वो 1 लीटर भी जो है उस 1 लीटर से भी पब्लिक जो है नामहरूम है और पब्लिक काफ़ी परेशानी में जो है मुब्तला है इस वक्त। लाइट की है, लाइट के बिना हम नहीं रह सकते थे, लेकिन आज छुट्टियां हैं, हमारे बच्चे घरों में हैं, तो हमें 1 लीटर केरोसिन मिल रहा था 2 महीने से, वो भी नहीं मिला है। तो केरोसिन इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चे वो बत्ती जला के अपनी पढ़ाई का थोड़ा रुझान आगे बढ़ाएं। लगातार हो रही बर्फबारी से तहसील मंडी के कई इलाकों के रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके सबब राशन और मिट्टी के तेल के हुसूल की परेशानियां बढ़ गई हैं। बर्फबारी के सबब लोगों की परेशानियां बिजली न आने से बढ़ जाती हैं। इस सिलसिले में तहसील मंडी के तहसीलदार जावेद इकबाल का कहना है कि सड़क को खोलने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं
और जल्दी ही सड़क को खोल दिया जाएगा। लोगों के लिए राशन और मिट्टी के तेल का बंदोबस्त किया जा रहा है। हमारा लोरन का इलाका है और सब्जियां का इलाका है, पर्टिकुलरली उसमें ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो अभी तक रात को हमारा जो था रोड जो लोरन के एरिया की थी वो बंद हो गई थी। हमने सुबह से ही उसमें जो स्नो कटर लगा के ऑपरेशनल कर दिया। अब इसके अलावा राशन की जो अवेलेबिलिटी है, जैसे लोरन में हमने 297 क्विंटल चावल जो है ऑलरेडी पहुंचा दिए हैं। इसी तरह सब्जियां में भी जो है वो राशन की कोई कमी नहीं है, और भी फर्दर हम इसको फैसिलिटेट करने के लिए ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। दूसरी जानिब रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दोबारा आमदोरफ्त बहाल हो गई है और जरूरी अशिया वाली गाड़ियों को शाहराह से गुजरने की इजाजत दी गई है। रामबन के डीडीसी निजाम जिया खान ने बताया कि हमारी कोशिश है कि हम शाहराह पर उन गाड़ियों को जाने की इजाजत दें जो वादी के लिए जरूरी सामान से लदी हुई हैं, और अब इस पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह बंद हो गई थी। जम्मू और कश्मीर को मुल्क की दूसरी रियासतों से जोड़ने में ये शाहराह बहुत अहम है। अब इस पर जुमेरात को दोबारा गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि जबरदस्त बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह पीर को बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हजारों गाड़ियां रास्ते में फंस गई थीं। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए। इस वजह से भी शाहराह पर आमदोरफ्त बंद हो गई थी और अब शाहराह को दोबारा खोल दिया गया है, जिससे वादी के लोगों के साथ मुसाफिरों ने भी राहत की सांस ली है। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली के साथ भदरवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। भदरवा की जमीनी हकीकत मालूम करने के लिए कई इलाकों का एडीसी राजेंद्र कुमार खजूरिया ने दौरा किया। इस दौरे में उनके हमराह भदरवा के एसपी राज सिंह गोरिया, एसडीपीओ आदिल रेशू और तहसीलदार जीशान ताहिर मौजूद रहे। मौके का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी गई कि वो लोगों के फलाह के लिए काम करें। एडीसी की टीम ने शेरी बाजार, तकिया चौक, सदर बाजार, जामा मस्जिद, मस्जिद मुल्ला, पसरी अड्डा, कॉलेज रोड और न्यू बस स्टैंड का दौरा किया। इस मौके पर एडीसी ने कहा कि सड़कों और बिजली की बहाली का काम मुकम्मल हो गया है। जब से राइट फ्रॉम मॉर्निंग ही हमारा जो सड़कें हैं उनका आपने देखा है क्लियरेंस ऑपरेशन चालू है। बिजली के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, पीएचई के लोग काम कर रहे हैं। अब पूरे जितने ऑफिशियल्स हैं एसेंशियल सर्विसेज के, दे आर ऑन फील्ड और दे आर एंगेज इन देयर जॉब्स। तो उसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए मैं एसपी साहब, डीएसपी साहब और हमारे तहसीलदार साहब निकले हैं देखने के लिए कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि हमारे यहाँ के जो लोकल्स हैं, रेजिडेंट हैं भदरवा के, उनको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। मैं यही चाहता हूँ कि खूब सारे टूरिस्ट भदरवा में आए, स्नो फेस्टिवल या कुछ चीज़ें ऐसी हों जिससे भदरवा की भी तरक्की हो और ये जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है टूरिस्ट इसको पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के इसको एक्सप्लोर करें कि हमारे भदरवा में भी बर्फ़ पड़ती है। कठुआ के बिलावर तहसील के मल्हार गांव में बारिश कहर बनकर बरसी है, जहां मल्हार में बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 15 साल के बच्चे की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। रात के वक्त जब इसके अंदर 42 साल की चंचलो देवी अपनी 2 बेटों के साथ सो रही थी, उसी वक्त बारिश की वजह से मकान की छत याकायाक गिर गई और मलबा उन पर आ गिरा, जिससे मनीषा नाम की एक लड़की की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 42 साल की चंचला और उसकी दूसरी बेटी 18 साल की शीला भी मलबे के नीचे दब गई। मकान टूटने की आवाज़ सुनने के बाद मोहल्ले के लोग राहत और बचाव काम में लग गए, जिन्होंने बारिश में कड़ी मशक्कत के बाद चंचलों और शीला देवी को मलबे से बाहर निकाल लिया। वहाँ पर डॉक्टर्स को कम से कम 40 मिनट का रास्ता पैदल चल के बर्फ़ में पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकते थे। तो ऐसी दिक्कतें, जो बीमार थे उनको भी उठा के 4-5 लोगों ने बर्फ़ के नीचे से लाया और लोहाई में उनका इलाज किया पीएचसी में। अभी भी इलाज वहाँ पर चल रहा है, जो ज़ख्मी थे। ये दिक्कतें ऐसी, ये मैं एक एग्जांपल आपको बताया, ऐसी बड़ी सारी दिक्कतें हैं जो लोगों को सामना करना, जिन दिक्कतों को लोगों को सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग हार्श विंटर्स, या फिर ऐसे बड़े सारे दूर दराज इलाके हैं। जैसे बांजल का मैंने नाम लिया, बांजल बहुत ही ऊपर जाके एरिया है जिसमें दिक्कत आती है लोगों को वैसे भी आने जाने में। रोड ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है।